एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी आधारित इकोनॉमिक्स के प्रश्न और उत्तर का सेट नंबर 3, जिसमें हम सब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक। ये आपका चैप्टर 1 चल रहा है, जिसमें हम सब देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन और समझौता। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। पर इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और ये वाला वीडियो पसंद होगा तो आप लाइक कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। विश्व व्यापार संगठन द्वारा किस क्षेत्र के समझौते के अंतर्गत सरकार द्वारा कृषकों को प्रदान की जाने वाली सब्सिडियों को 3 समूह में वर्गीकृत किया गया है, जिसे बॉक्स कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि। तो कृषि के क्षेत्र में 3 प्रकार का सब्सिडी का प्रावधान है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में, जिसको क्या क्या बोलते हैं। पहले नंबर पे आता है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, दूसरे नंबर पे आता है अंबर बॉक्स सब्सिडी, तीसरा आता है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। तो ये तीनों सब्सिडी हैं। आइए देख लेते हैं। ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि ग्रीन बॉक्स सब्सिडी किससे संबंधित है। तो विश्व व्यापार संगठन के कृषि वाले क्षेत्र से संबंधित है। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी क्या है? यह सब्सिडी व्यापार विकृति उत्पन्न नहीं करती है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के तहत पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, अनुसंधान विस्तार सेवा, आपदा राहत इत्यादि के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो विश्व व्यापार संगठन का कहना है कि ये जो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है, इस पे जो अलग अलग देशों ने अपने अपने कृषकों के लिए जो भी सीधा आर्थिक सहायता प्रदान करता है, तो ये इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। दूसरा है अंबर बॉक्स सब्सिडी। यह कृषि उत्पादों के उत्पादन एवं व्यापार पर विकृति उत्पन्न करता है। इसके तहत सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के लिए समर्थन मूल्य का निर्धारण या आर्थिक सहायता इत्यादि को शामिल किया जाता है। इसके तहत कृषि उत्पादन की कुल मूल्य का 5% विकसित देश तथा 10% विकासशील देश के लिए सीमा निर्धारण है। तीसरा है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। यह सब्सिडी कृषि उत्पादों की व्यापार विकृति में कमी लाने की शर्तों पर प्रदान की जाती है। इसके तहत सरकार द्वारा कृषकों को प्रदान की जाने वाले आर्थिक सहायता को शामिल किया जाता है, जो कृषि उत्पादों के उत्पादन में मात्रात्मक कमी लाने के उद्देश्य से प्रदान की जाती है। तो ये डिटेल में एक डिफिनेशन हो गया, पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ वापस से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी उसको बोलेंगे जो जिसमें सरकार उस चीज़ में पैसा खर्च करती है जहाँ पे पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम हो या फिर अनुसंधान विस्तार या सेवा पे खर्च की जाती है सरकार के द्वारा। तो ये हर एक देश करती है, इस पे नज़र रहता है विश्व व्यापार संगठन का। दूसरा है अंबर बॉक्स सब्सिडी। इसमें 5% विकसित देश को और 10% विकासशील देश को देना पड़ता है कृषि उत्पादन की कुल लागत का। और तीसरा है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। कभी कभी ये होता है जैसे हमारे देश में मारा पड़ जाता है, तो किसान को क्या दिया जाता है? किसान को उसके बदले में आर्थिक सहायता दी जाती है, तो ये आती है ब्लू बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत। तो ये सब पे नज़र रखता है विश्व व्यापार संगठन। क्वेश्चन नंबर 22, ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा वियना, ऑस्ट्रिया। तो ये कुछ वैसे देश का समूह है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का भंडार है और वो काफ़ी बेचते हैं पेट्रोल। तो ये उस देशों का समूह है। तो टोटल अभी जो मेंबर है वर्तमान में ओपेक में 13 सदस्य हैं। स्थापना कब हुआ था? तो 10 से 14 सितंबर 1960 को इराक के बगदाद में, इस टाइम बगदाद सम्मेलन चल रहा था, तो वहाँ पे इसका स्थापना किया गया था। संस्थापक देश कौन थे? तो संस्थापक देश तो 5 ही थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब एवं वेनेजुएला। और अभी वर्तमान में कितने देश हो गए हैं? 13 देश हो गए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ऑयल आउटलुक रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो यह ओपेक संस्था जारी करती है, जिसका हेडक्वार्टर आपको वियना, ऑस्ट्रिया में मिलेगा। ऑस्ट्रिया का राजधानी होता है वियना। क्वेश्चन नंबर 23, ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी वैश्विक शांति सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसका मुख्यालय आपको सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। इसके अलावा यह एक अन्य रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है, जिसका क्या नाम है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ये 2 इंडेक्स जारी करता है, ग्लोबल पीस इंडेक्स और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। यह संस्था क्या काम करता है? यह संस्था सुरक्षा, आतंकवाद और विकास के पारस्परिक सोच को प्रभावित करता है। ये जो भी इंडेक्स जारी करता है, इससे ये साबित होता है कि उस देश में टेररिज्म का इन्फ्लुएंस कितना है या फिर इकोनॉमिक का इन्फ्लुएंस कितना है और शांति कितना है। तो ये कौन देखता है? तो ये देखता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस।
नंबर 24, फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहते हैं। तो देखते हैं कि आरबीआई द्वारा और कौन कौन से रिपोर्ट पब्लिश किए जाते हैं। तो अन्य रिपोर्ट में रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, एक ये रिपोर्ट पब्लिश करता है आरबीआई। उसके बाद है मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, ये भी जारी करता है आरबीआई। और आखिरी है क्वार्टरली स्टैटिक्स ऑन डिपॉजिट्स एंड क्रेडिट ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ये 3 रिपोर्ट आरबीआई पब्लिश करता है। अब जो आगे का 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ये आरबीआई से रिलेटेड मिलेगा, तो अच्छे से हम सब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। ये जुरिडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंतर्गत आता है। ये बेसिक नॉलेज है आरबीआई का, आपको जान लेना चाहिए। लोगों की बात करें तो खजूर का पेड़ है, आप देख रहे हैं फोटो में, और रॉयल बंगाल टाइगर भी है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कब हुआ था? क्योंकि ये आज़ादी के पहले का बैंक है, तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। और आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आरबीआई का। एक और क्वेश्चन अभी आने वाला है आरबीआई का, वो भी इंपॉर्टेंट है, आपको दिखाता हूँ। 26 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई के कितने कंपनी नोट छापती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि आरबीआई के 2 कंपनी नोट छापती है। आइए इसके बारे में बेसिक स्ट्रक्चर जान लेते हैं। पहला है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यह नासिक महाराष्ट्र और देवास मध्य प्रदेश में नोट छापती है। दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, यह मैसूर कर्नाटक और सलबोनी पश्चिम बंगाल में नोट छापती है। तो जो नोट है यानी कागज वाला नोट की बात कर रहे हैं हम, तो ये 2 कंपनी छापती है आरबीआई की, एक तो एसपीएम सीआईएल और दूसरा कौन सा है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तो ये 4 जगह पूरे भारत में नोट छपता है, एक तो नासिक में, फिर देवास में, फिर मैसूर कर्नाटक में, और चौथा सालबोनी पश्चिम बंगाल में। सिक्के बनाने का काम भी एसपीएमसीआईएल करता है, जो कि सबसे ऊपर वाली देखे कंपनी, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सिक्के जहां ढाले जाते हैं उसे टकसाल कहा जाता है। अब भारत में सिक्के 4 जगह बनते हैं, कहाँ कहाँ? मुंबई, नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद में ये सिक्के ढाले जाते हैं। नंबर 27, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एफएटीएफ, जिसको बोलते हैं फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो आप अभी कभी कभी सुनते होंगे कि ईरान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया या फिर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, तो ये वही डालता है, ये वही संस्था है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अभी हम सब आगे किसी क्वेश्चन में पढ़ेंगे ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में क्या अंतर है। फिलहाल एफएटीएफ क्या है? फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। 1989 में G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। G7 के शिखर सम्मेलन में धन शोधन की समस्या के समाधान के लिए इसकी स्थापना की गई। 2001 में अमेरिका में हुए आतंकवादी हमले के बाद इसे आतंकवादी पोषण एवं संबंधी गतिविधियों की रोकथाम का भी आदेश प्रदान किया गया। तो मुख्यतः एफएटीएफ क्या काम करता है? एक तो मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, और दूसरा कि बहुत सारे देश में जो आतंकवादी को पैसा मिलता है उस पर नजर रखता है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसको रोकता है। तो इसका मुख्यालय आपको पेरिस फ्रांस में मिलेगा। भारत इसका पूर्ण रूप से सदस्य 2010 में बना, पर्यवेक्षक सदस्य बना था, यानी इसको रखा गया था कि आगे सदस्य बनाया जाएगा, वो 2006 से ही था, लेकिन फाइनली 2010 में भारत एफएटीएफ का जो है पूर्णतः सदस्य बन गया। वर्तमान में कुल 39 सदस्य देश हैं एफएटीएफ के मेंबर, यानी फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्वेश्चन नंबर है 28, सार्स यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसको बोलते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है, यानी हेडक्वार्टर्स। तो इसका जो हेडक्वार्टर्स है ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, जिसको सचिवालय बोलते हैं, वहीं पे काम होता है। स्थापना 1985 में हुआ था ढाका में। वर्तमान में सार्स में 8 सदस्य हैं। कौन कौन से? तो भारत का सारा पड़ोसी है तो याद करने में आसानी होगा। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश। ये जो आप संगठन देख रहे हैं ये बनाने का उद्देश्य था कि मध्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीति तथा सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना। पर आप समझ सकते हैं ये इनएक्टिव संगठन है, मतलब एक्टिव तो है, ठीक है, वार्षिक बैठक भी होती है, लेकिन ये उतना एक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए इसको, क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो है
तो पाकिस्तान बीच में जो आ जाता है तो ये कोई भी काम सुचारू रूप से होने नहीं देता है, जिस कारण से सार्स भी थोड़ा सा ठप पड़ा हुआ है, आप ये समझ लीजिए। इसके अलावा इससे ज़्यादा बेहतर काम बिम्स्टेक कर रहा है, जो हम सब पढ़ने वाले हैं। तो बिम्स्टेक इससे ज़्यादा बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन ये संगठन उतना सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है। फिलहाल 29 नंबर क्वेश्चन नंबर 29, बेसिक क्या है? BASIC क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिक 4 औद्योगिकीकृत देश ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन का एक समूह है। इसका निर्माण 28 नवंबर 2009 को दक्षिण अफ्रीका के कोपेनहेगन में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से संबंधित वार्ता में एक दूसरे को सहयोग करना, जो अभी ग्लोबल वार्मिंग का है, इसमें सहयोग करना। जबकि सहयोग क्या करेगा? चारों देश विकासशील है, तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा विकासशील देशों से ही तो है, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज लगाएगा, ठीक है, विकास के क्रम में आगे बढ़ेगा तो प्रदूषण करेगा तो कार्बन का उत्सर्जन होगा, जिससे कि जलवायु परिवर्तन पे असर होगा। तो इसलिए ये संगठन बना भी है। बाकी बेसिक चूंकि यूनिक है, कभी आप सुने भी नहीं होंगे, अगर आप ऊपर से पढ़े होंगे तो बेसिक पूछ सकता है कभी भी एग्जाम में। सेट 3 का आखिरी क्वेश्चन, 30वां इप्सा क्या है? यह भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका का वार्ता मंच है। स्थापना 2003 में ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में हुआ था। इसका उद्देश्य है कि मध्य व्यापार करना, कृषि, निवेश, शिक्षा, मानवाधिकार, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य इत्यादि क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करना है। चूंकि इप्सा बार बार एग्जाम में आता नहीं है, तो कभी कभी एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा जो आपको पता नहीं होगा। आप बहुत सारे संगठन के बारे में पेपर में पढ़ लेंगे, पर ये सब संगठन के बारे में पेपर में आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि ये उतना एक्टिव नहीं रहता है। इसी से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इप्सा में 3 देश आते हैं, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, और इसका गठन हुआ था 2003 में। बस इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी नॉर्मली सब संगठन का क्या रहता है उद्देश्य? यही उद्देश्य रहता है, व्यापार करना, सांस्कृतिक को बढ़ावा देना, शिक्षा, मानवाधिकार। कोई ऐसा तो नहीं रहेगा कि यूनिक कुछ रहेगा, तो सब में तो वही उद्देश्य है। तो उद्देश्य तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा के भी तो हल कर पाएंगे। तो इसलिए बस इंपॉर्टेंट है कि फैक्चुअल जो है वो आपको याद रहना चाहिए। बाकी क्या करता है, सारा संगठन का उद्देश्य लगभग सेम ही होता है, पर कुछ कुछ का छोड़ा करके। चलिए, ये था एनसीईआरटी आधारित इकोनॉमिक्स के प्रश्न और उत्तर का सेट नंबर 3। और अभी हम सब चैप्टर 1 में ही हैं, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और समझौता। जल्दी मिलते हैं सेट नंबर 4 के साथ। ये वाला वीडियो पसंद है, ये वाला सीरीज अगर आपको पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।